गुड इवनिंग ऑल। सो कल हमने कहाँ पे खत्म किया था? हमने जीपीपी पढ़ा था, एनपीपी पढ़ा था, और जो भी हमारे रेस्पिरेशन और हीट के लॉसेस थे वो पढ़े थे। ठीक है, तो हमने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कंप्लीट किया था। आज हम पहले स्टार्ट करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट प्रोसेस होता है जो प्लांट्स के अंदर होता है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसकी हमें डिटेल्स नहीं करनी है, बट हमें पता होना चाहिए कि जो ये प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसकी वजह से होता क्या है और ये क्यों होता है प्लांट्स में। ठीक है, फर्दर इन्हीं बेसिस पे फिर हम प्लांट्स को डिवाइड करेंगे C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में और कैम प्लांट्स में। इसके बाद हम फर्दर चलेंगे हमारी डिकॉम्पोजिशन साइकिल पे कि कैसे कौन से स्टेप्स होते हैं। और इससे पहले जो ऑर्डर होता है हमारा किसका, एनपीपी का, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, वेरियस इकोसिस्टम्स में, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं, या फोटो रेस्पिरेशन में जो डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एनर्जी ऑब्टेन करता है। ठीक है, क्या करेंगे हम, इनटेक तो O2 का होता है और जो रिलीज आउट होती है वो CO2 होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता है इस तरह से, कॉम्प्लेक्स जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन तो हम इनटेक करते हैं और CO2 हम गिव आउट करते हैं। तो यही प्रोसेस क्या होता है, प्लांट्स में भी होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो ये किस तरीके से काम करता है, वहां पे 3 स्टेप्स में होता है। हमें पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब फोटोसिंथेसिस ने क्या करा है, फोटोसिंथेसिस से हमें क्या प्रोडक्ट्स मिले, फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एनर्जी ने क्या दिया, O2 दिया, O2 को रिलीज किया, प्लस ग्लूकोज दिया। ठीक है, ग्लूकोज हमारा यहाँ पे शुगर का सिंथेसिस हुआ। ठीक है, ये था मेरा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अभी तक कोई डाउट है किसी को? फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, CO2 और H2O ने लाइट की प्रेजेंस में क्या दिया मुझे, ग्लूकोज दिया और ऑक्सीजन दी। इसी का रिवर्स प्रोसेस जो कि होता है रेस्पिरेशन, उसमें क्या होगा, जो मेरी ऑक्सीजन है, ठीक है, ओके, जो मेरी ऑक्सीजन है प्लस ग्लूकोज, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे प्रोडक्ट्स, CO2 मिलेगी प्लस H2O मिलेगी प्लस एनर्जी मिलेगी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, ATP की फॉर्म में मिलेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए प्लांट्स को भी अपनी वर्किंग के लिए किसकी जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है। ठीक है, इस फॉर्म में तो ये स्टोर्ड मटेरियल हो गया। अब इस ग्लूकोज को प्लांट को क्या करना है, अपने वेरियस प्रोसेसेस के लिए यूज करना है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है जो हमने कल कंप्लीट किया है, वहां पे हमें ग्लूकोज का सिंथेसिस होता था, राइट। फिर मैंने बताया था कि ग्लूकोज से फिर फर्दर ग्लाइकोलिसिस होता है ना, और फिर ग्लाइकोलिसिस से मुझे पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। हमें डिटेल किसी की भी नहीं करनी, लेकिन ये पता होना चाहिए जैसे कि फोटोसिंथेसिस में CO2 से हमें O2 और ग्लूकोज ऑब्टेन हुए हैं, उसी तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो एनर्जी प्लांट को चाहिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, अपने सेल्स के लिए, तो वहां पे क्या होगा, हम बोलते हैं ना कि प्लांट्स रात को क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। हमने सुना है ना, हम बोलते हैं कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो ये वही प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा CO2 में, H2O मिलेगी और एनर्जी मिलेगी। एनर्जी किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये 2 तरीके का हो सकता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए, जब भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जो मुझे प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मुझे मिलेगा अल्कोहल। इतना हमें नहीं करना, बस याद रखेगा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है,
ये सारे यूकैरियोट्स में। तो यहाँ पे फर्दर प्रोडक्ट्स हमें क्या मिलते हैं, ये देखिए, हमें अभी अभी मैंने बताया क्या मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ओके, अब हम अपनी फोटोसिंथेसिस वाली साइकिल को इसके साथ लिंक करते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहां तक? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी हमने कल वाला ही रिपीट किया है बेसिकली, अभी हम शुरू कर रहे हैं। ये देखो, ग्लूकोज का सिंथेसिस हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? अब इसमें क्या होगा, हाँ जी मैं बता रही हूँ, जो रेस्पिरेशन होगा ये देखिए, अनएरोबिक और एरोबिक दोनों में हो सकता है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। जैसे हमारे जो मसल सेल्स होते हैं ना, वहां पे कैसा रेस्पिरेशन होता है, अनएरोबिक वाला, जो हम बोलते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अभी बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब देखो, अब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो उस केस में फर्मेंटेशन होगा। अब यहाँ पे समझ आ जाएगा। ये देखो, ग्लूकोज का हमने पढ़ा था क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, राइट? तो ग्लाइकोलिसिस के बाद किसका सिंथेसिस हो रहा था, मैंने बताया ना, पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब यही पायरुवेट जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ O2, और यहां पे प्रेजेंस ऑफ O2 में, प्रेजेंस ऑफ O2, तो यहां होगी फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन होगी तो क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, या तो लैक्टिक एसिड जैसे हमारे मसल सेल्स में होता है, ठीक है, या फिर एथेनॉल बनेगी, जैसे कि मैंने अभी रिएक्शन में समझाया था। ये हमारे काम का अभी नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ के जो 3 स्टेप्स हैं वो मेरे मेन हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है मेरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैं इसको इसीलिए फास्ट करवा रही थी क्योंकि इसमें हमें एटीपी से मतलब है कि क्या होता है। इसके बाद हम जो C3 C4 पढ़ेंगे ना, वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्रैब साइकिल होती है, ठीक है। जो थर्ड होती है मेरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ट्रांसपोर्ट चेन। अल्टीमेटली मुझे क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद मुझे एटीपी मिलती है। एटीपी क्या है, एनर्जी। तो प्लांट का जो पावर हाउस ऑफ सेल हम जिसे बोलते हैं, वो कौन सा ऑर्गेनल बोलते हैं हम उसे, कौन सी ऑर्गेनल होती है पावर हाउस ऑफ द सेल? समझ आ रहा है तो बताओ, सबने पढ़ा है ये तो? यस, माइटोकॉन्ड्रिया होती है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम ये बोलते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहां पे जो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, स्टार्ट तो ये साइटोप्लाज्म में हो जाता है, ठीक है, बट जो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्योंकि यही तो मेन प्रोसेस है जिससे प्लांट को क्या मिल पा रही है, एनर्जी मिल पा रही है, ठीक है। तो अब देखो, प्लांट्स के पास ह्यूमन बींग्स की तरह कोई स्पेशल ऑर्गन्स तो है नहीं ब्रीथ करने के लिए, राइट? तो प्लांट्स किससे करते हैं ब्रीथ, मतलब अपना गैशियस एक्सचेंज या तो वो स्टोमेटा से करेंगे, राइट, या फिर लेंटिसेल्स जो स्पेशल कंडीशंस में, या फिर न्यूमेटोफोर्स होती हैं जो कुछ रूट्स होती हैं, ये भी मैं अडेप्टेशंस में बताऊंगी, राइट। तो सबसे पहले किससे ब्रीथ करते हैं प्लांट्स, स्टोमेटा की ओपनिंग से अपना गैशियस एक्सचेंज करते हैं। तो क्या होता है, जब गैसेस एक्सचेंज होती हैं तो मेरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का। अब उसके बाद मैंने बताया था कि ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, पायरुविक एसिड में, ओके। पायरुविक एसिड का फर्दर ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, जो एक 10 सीरीज का प्रोसेस है जिसके अंदर हमें नहीं जाना, ओके। तो हमें क्या पता होना चाहिए, जब देखिए क्या सिंथेसिस होता है, ऐसे याद रखना कि जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं हमें वो चाहिए, क्योंकि प्लांट अपनी फंक्शनिंग किससे करेगा, एटीपी के मॉलिक्यूल से करेगा, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जो बना था, पायरुविक एसिड साइटोसोल से कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, जहां पे फिर फर्दर वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करवाता है, CO2 को बाहर रिलीज करवा देता है, ठीक है। यहीं से CO2 बाहर निकल जाएगी और फर्दर हमारी आगे रिएक्शन चलेगी, कौन सी,
क्रैब साइकिल चलेगी फिर, ठीक है। फिर यहीं से CO2 बाहर चली गई क्रैब साइकिल के बाद। उसके बाद फर्दर जो मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद हमें ATP मिल जाती है। ये पूरा डिटेल्ड प्रोसेस है, लेकिन हमें ये नहीं करना है। बस मैं यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हो जाती है, यहाँ पे मेरे एनर्जी कैरियर्स होते हैं। एक तो होता है NADH, दूसरा होता है मेरा FADH2। जब ये पूरे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, फर्स्ट स्टेप में भी मुझे क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिल जाते हैं, ठीक है, 2 ATP मिल जाते हैं। जब मेरा फर्स्ट स्टेप हो रहा होता है ना ग्लाइकोलिसिस वाला, वहां पे मुझे क्या मिलते हैं, एंड प्रोडक्ट्स हम याद रखेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस जब खत्म हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, लिसिस होता है ब्रेकडाउन, और ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, तो हमें कौन से प्रोडक्ट्स मिले, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिले, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH मिले, प्लस हमें क्या मिला था बताइए, 2 पायरुवेट। ओके, फर्दर ये कहां पे हुआ प्रोसेस, सारा साइटोप्लाज्म में हुआ। अभी तक किसी को कोई डाउट है ग्लाइकोलिसिस तक? नेक्स्ट जो मेरा प्रोसेस हुआ आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, मैंने क्या बताया, क्रैब साइकिल होती है, ठीक है। क्रैब साइकिल में क्या हुआ, यहां से जो फर्दर पायरुवेट था वो कहां चला गया, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे फर्दर मुझे 2 ATP मिले और 2 यहाँ के, तो टोटल मेरे कितने हो गए, 4 ATP मिले और 10 NADH मिले, प्लस 2 FADH2। अब किसी को ये नहीं समझ आ रहा होगा NADH और FADH2 क्या होते हैं, ये कुछ नहीं होते, ये रिडॉक्स कोफैक्टर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करवाते हैं। बस हमें एंड प्रोडक्ट से मतलब है, मैं उनकी भी अभी लिखवा देती हूँ क्या होता है, लिख ही लीजिए। NADH होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड या हाइड्रोजन, ओके, डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड या हाइड्रोजन लिख लो। ये क्या होते हैं, मेरे रिडॉक्स कोफैक्टर्स होते हैं। किसी को समझ ना आ रहा हो तो प्लीज बताइए, मैं फिर रिपीट करूंगी। ये बस क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वहां पे क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे फर्दर H को इधर उधर करवाने में। क्यों, इनका क्या रोल होता है, ये देखिए, जो एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH होता है ना, ये 3 प्रोटॉन को पंप करता है, तो बेसिकली कितने ATP दे देगा, एक NADH से हमें 3 ATP मिलते हैं। अल्टीमेटली तो ATP चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम बहुत बार ये टर्म सुनते हैं और समझ में नहीं आती कि NADH क्या है और FADH2 क्या है। और जो एक FADH2 है वो मुझे कितने ATP देगा, 2 ATP देगा। अल्टीमेटली ATP ही चाहिए थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरा थर्ड स्टेप है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फर्दर जो टोटल ATP मिलते हैं मुझे, 34 to 36 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? फर्स्ट प्रोसेस क्या था, सबसे पहले हुआ ग्लाइकोलिसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस में मुझे क्या मिला, 2 ATP मिले, 2 NADH मिले, प्लस 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिले। उसके बाद जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स थे ये फर्दर किस में चले गए, क्रैब साइकिल में चले गए। क्रैब साइकिल में क्या हुआ, CO2 को तो इन्होंने रिलीज करवा दिया, राइट, यहाँ पे CO2 बाहर निकल गई और एसिटाइल कोएंजाइम ए ने एक्ट किया और फर्दर हमें क्या मिले, 4 ATP मिले और 10 NADH मिले और 2 FADH2 मिले। एक NADH2 हमें 3 ATP देगा, 2 FADH2 हमें क्या देंगे, एक FADH2 2 ATP के मॉलिक्यूल्स देगा। फर्दर क्या होगा, थर्ड स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस तरीके से जैसे ही एक प्रोटॉन इस तरफ आता है तो हमें क्या मिलता है, एक ATP का मॉलिक्यूल। इस तरीके से टोटल 34 ATP जनरेट होते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, तो हम आगे चलते हैं।
अब हमें पता है कि जो C3 C4 हमारे प्लांट्स होते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, किस बेसिस पे पढ़ते हैं, कि जो प्लांट्स में क्या होता है ना, CO2 का लॉस हो जाता है इस प्रोसेस की वजह से, ठीक है। जो मेरा ये प्रोसेस होता है तो हमारे डार्क रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारी CO2 का लॉस हो जाता है। तो हमें इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जो C4 प्लांट्स हैं उन्होंने क्या किया है, एक स्पेशल मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले हम डिफरेंसेस के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है, C3 और C4 प्लांट्स में। कैम प्लांट्स हम पढ़ेंगे, डेजर्ट प्लांट्स वो अलग होते हैं, ठीक है। तो C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स। अब देखिए इसे C4 क्यों कहते हैं और इसे C3 क्यों कहते हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वाली जो मेरी चेन, मतलब ये वाली जो रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो जहां पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ना ATP के लिए, वो हमें क्या मिलता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। 3 कार्बन कंपाउंड जिसे मैं क्या बोलती हूँ, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ओके, PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहीं पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो क्या होता है, 4 कार्बन कंपाउंड, ओके, 4 कार्बन कंपाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट, ओके, ऑक्सैलो एसीटेट, वेरी गुड, ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि फर्दर किस में रिड्यूस हो जाता है, मैलेट में रिड्यूस होता है। और इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि जो मेरी C3 साइकिल है, यहाँ पे जो पूरा फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, मीजोफिल सेल्स में होता है, ठीक है। पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, मीजोफिल सेल्स में होता है। जबकि C4 प्लांट्स में क्या होता है, हमेशा जो मेरा प्रोसेस चलेगा वो अक्रॉस 2 सेल्स चलेगा। कौन से सेल्स, एक तो मीजोफिल सेल्स, ओके, और दूसरे मेरे बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स। उसके बाद मैं बोलती हूँ कि C4 मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, और C3 प्लांट्स मेरे कितने परसेंटेज ऑफ प्लांट्स हैं। तो अगर हम बोलें तो 85 to 95% जो मेरे प्लांट्स हैं वो कैसे प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स हैं। मतलब उनमें अभी भी फोटो रेस्पिरेशन से बहुत लॉसेस होते हैं, लेकिन कुछ ही प्लांट्स क्या कर पाए हैं, C4 वाले मैकेनिज्म को अडेप्ट कर पाए हैं। अब हमें इनके थोड़े एंजाइम याद रखना। जो C3 वाले प्लांट्स होते हैं इनमें जो मेन एंजाइम होता है वो होता है रुबिस्को, ठीक है। रुबिस्को होता है राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, इसमें लिखना कार्बोक्सिलेज C एंड ऑक्सीजनेज, ये दोनों एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 एंजाइम्स हमारे मेन होते हैं। फर्स्ट होता है पेप कार्बोक्सिलेज और दूसरा यही हमारा रुबिस्को, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। अभी तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है अभी तक? नेक्स्ट जो हमारा मेन इसमें होता है एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स से पहले एक बार ये देख लो, जैसे मैं बता रही थी ना कि लीव्स में क्या होता है, मीजोफिल सेल्स होते हैं। तो इस तरीके से मैं क्या बोलूंगी उस स्ट्रक्चर को, हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं C3 लिख रही हूँ, यहाँ पे C4 प्लांट्स लिख रही हूँ। जो मेरे C3 प्लांट्स होते हैं इनमें क्रैन्स एनाटॉमी एब्सेंट होती है, ये पूछ लेते हैं, ओके। तो क्रैन्स एनाटॉमी C3 में क्या होती है, एब्सेंट होती है, और वही क्रैन्स एनाटॉमी C4 में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अभी क्रैन्स एनाटॉमी भी पढ़ते हैं। ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होता है लीफ का। उसमें ये देखिए सेंटर में क्या होता है, वास्कुलर बंडल होता है, ये हमें सबको पता है। उसके बाहर क्या होते हैं, मेरे मीजोफिल सेल्स होते हैं, राइट। लेकिन जो मेरे C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, किसकी, बंडल शीथ सेल्स की। अब ये देखिए क्रैन्स एनाटॉमी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। जो ये वाले सेल्स हैं मेरे, ये है मेरे बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स, ओके। और जो ये आउटर मोस्ट हैं वो है मेरे मीजोफिल सेल्स। इसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को मैं क्या बोलते हैं, क्रैन्स एनाटॉमी। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिखाई दे रहा है ना, या तो रिंग की फॉर्म में या इसे हम रीथ भी बोलते हैं। हाँ जी, मैं प्रीवियस स्लाइड पे जा रही हूँ, अभी वहां एग्जांपल्स लिखेंगे, एक बार क्रैन्स एनाटॉमी समझो, ठीक है। क्रैन्स एनाटॉमी क्या होती है, ये देखिए
इस तरीके से नॉर्मल जो मेरे C3 प्लांट्स होते हैं उनमें वास्कुलर बंडल होता है बीच में, है ना, जाइलम फ्लोएम। तो उसके बाहर क्या होता है, मेरा मीजोफिल सेल्स होते हैं इस तरीके से लीव्स में, जहां पे मेरा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, C3 में। लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलती है, हमें क्रांज एनाटॉमी देखने को मिलती है, जो कि किसका मॉडिफिकेशन है, C4 प्लांट्स का, जिसमें कैसे लेयरिंग होती है, या तो हमें ये एक रिंग की फॉर्म में दिखाई देता है या रीत की फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रांज एनाटॉमी। इसमें जो फर्स्ट लेयर है ये वास्कुलर बंडल है, इसके बाहर जो एक सेल्स की लेयर है ये मेरी बंडल शीथ सेल्स की लेयर है, और जो सबसे आउटर मोस्ट है ये मीजोफिल सेल्स की लेयर है। तो इस तरीके से अभी हमने लिखा था ना डिफरेंसेस में, यहाँ पे जो पूरा फोटोसिंथेसिस होगा वो कहाँ पे होगा, बंडल शीथ सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में होगा, C3 में, है ना। और यहाँ पे कौन से सेल्स में होगा, मीजोफिल सेल्स में भी होगा और बंडल शीथ सेल्स में भी होगा। चलिए प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। क्लियर है क्रांज एनाटॉमी? ओके, नाउ एग्जांपल्स देख लीजिए। यहाँ पे जो C3 प्लांट्स के एग्जांपल हैं, जैसे राइस है, वीट हो गया, क्योंकि हमने क्या बोला 85 to 95% जो हमारे प्लांट्स हैं वो मेरे C3 प्लांट्स हैं। तो एग्जाम्पल हो गया राइस, वीट, ओट्स हो गए, बार्ले, कॉटन भी इसी के अंदर आता है, ठीक है, फिर पीनट्स आ गई, टोबैको हो गया, स्पिनच एंड सोयाबीन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। वहीं पे जो मेरे C4 प्लांट्स हैं, ये कौन से प्लांट्स हैं, जैसे मेज हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया और सोरगम हो गया। अभी तक किसी को कोई डाउट C3 और C4 में? हाँ जी, वेरी गुड। C3 C4 में किसी को डाउट है? अब जो इनके बारे में लास्ट पॉइंट हम याद रखेंगे, सबसे मेन और लास्ट पॉइंट, वो हमें ये याद रखना है कि जो C3 प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने स्टोमेटा को कब खोलते हैं, दिन में खोलते हैं, ठीक है, ओपन देयर स्टोमेटा एट ड्यूरिंग द डे टाइम। तभी तो यहाँ पे ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं, राइट। तो दिन में उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन हो जाएगा, तो यहाँ से लॉसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे, ओके। और रात को अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं ड्यूरिंग डे एंड क्लोज एट नाइट, ठीक है। वहीं फोटो रेस्पिरेशन के लॉसेस को मैनेज करने के लिए C4 प्लांट्स क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को दिन में बहुत कम खोलते हैं, वेरी ब्रीफली, ओके। और CO2 को क्या करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं दिन में, राइट, स्टोर कर लेते हैं मैलेट की फॉर्म में, जो फर्दर फिर रात को अपने स्टोमेटा खोलेंगे और बाकी का प्रोसेस ये कंटिन्यू करते हैं, राइट। हाँ जी, एंजाइम्स में बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे दो एंजाइम्स हमें याद रखने हैं। C3 के लिए कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये मैं पूरा डिटेल में नहीं कराना चाह रही, फिर हमें पूरी साइकिल्स करनी पड़ेंगी, पहले बंडल शीथ सेल्स वाली और मीजोफिल सेल्स वाली, लेकिन उतना डिटेल में हमें करना ही नहीं है, बस हमें ऐसे याद रखना है कि जो C3 प्लांट्स हैं उनमें जो मेन एंजाइम वर्क करता है वो होता है रुबिस्को, ठीक है। जिस रुबिस्को क्या है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। ये ऑक्सीजन पे भी इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पे भी होती है, इसीलिए ये क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन के लॉसेस होते हैं। बता देती हूँ आरयू रुबिस्को का क्या फंक्शन होता है। ये क्या करता है, CO2 को RuBP के साथ कंबाइन करवाता है और हमें 6 कार्बन कंपाउंड देता है। फिर ये 6 कार्बन कंपाउंड 2-3 कार्बन कंपाउंड में टूटता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, जो यहाँ पे मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, रुबिस्को होता है। और यहाँ पे जो दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं पेप कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को, क्योंकि मैंने बताया आधी एक्टिविटी कहाँ पे होगी, सबसे पहले मीजोफिल सेल्स में, और जो फर्दर बचा हुआ जो स्टोरेज वाला कंपाउंड था वो किस में जाएगा, फिर वो जाएगा बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है। ये कौन से सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स हैं। उसके बाद जो ये वाले हैं ये बंडल शीथ सेल्स हैं।
अब पहले ही क्या करेगा, यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज यूज हो जाता है, ठीक है, ये फर्दर लिमिट कर देगा CO2 को, तो यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड CO2 की ही जरूरत होती है, तो फिर रुबिस्को इस तरह से रुबिस्को की एक्टिविटी लिमिट हो जाएगी। अभी मैं बता रही हूँ, जो इसमें हमें नहीं पढ़ना डे नाइट वाला फिनोमिना, बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारे स्टोमेटा हैं वो रात को भी बंद रखते हैं C4 प्लांट्स लॉसेस को। आई गेस मैंने शायद उल्टा बोला, ये बोलना था मुझे, एक सेकेंड, लेट मी कम बैक टू दैट स्लाइड। ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को दिन में खोलते हैं, ठीक है, और रात को क्या करते हैं, बंद रखते हैं C3 प्लांट्स। लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ये ब्रीफली इसमें क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन के लॉस को बचाने के लिए यहाँ पे जो स्टोमेटा हैं वो रात को भी कम खुलते हैं, राइट, ब्रीफली खुलते हैं। अभी जो डे नाइट वाला फिनोमिना है ना, वो हम कैम प्लांट्स में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से जब भी जरूरत के हिसाब से खोलेंगे ये अपने स्टोमेटा को, स्टोमेटा की ओपनिंग जरूरत के हिसाब से होगी C4 प्लांट्स में। 5 से 10% प्लांट्स ही हमारे क्या हैं, C4 प्लांट्स हैं, ठीक है। ये देखो सबसे पहले बाहर वाले मेरे मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, इनको जब जरूरत हुई उस हिसाब से इन्होंने अपने स्टोमेटा को खोल लिया, रेगुलेट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो सब्सटेंसेस हैं स्टोर्ड फॉर्म में हमारा मैलेट, फिर ये फर्दर जाता है अंदर, तो लिमिटेड CO2 ही अंदर जा पाती है, तो वो क्या कर देती है, रुबिस्को को O2 लेने के बजाय CO2 ही लेनी पड़ती है, क्योंकि रुबिस्को जो एंजाइम है वो दोनों एक्टिविटी शो करता है। ओके, रुबिस्को CO2 की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो करता है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है। यहां तक क्लियर है? अभी मैं डे नाइट वाला जो समझा रही हूँ ना, वो होता है मेरा कैम पाथवे में। ओके, आई विल बी अ बिट स्लो नाउ। डू यू वांट मी टू रिपीट? आई टेक इट स्लो नाउ। ये मैं फास्ट सिर्फ इसीलिए ले रही थी क्योंकि इतना डिटेल में हमें ये करना नहीं था, ठीक है। हाँ जी, इज ऑन द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट सेल, जो वो फॉर्मेशन हो जाती है ना हमारी रिंग की फॉर्मेशन, है ना, दिस रिंग फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, इसे हम रीट भी बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांस एनाटॉमी। ये देखिए, ये जो सेंटर मोस्ट है ये वास्कुलर बंडल है, इसके जो बाहर वाला लेयर है ये बंडल शीट सेल्स का है, ठीक है, और जो सबसे बाहर है वो मेरे मीजोफिल सेल्स हैं। अभी तक क्लियर है सबको? ओके, तो थोड़ा बहुत कैम प्लांट्स के बारे में देख लीजिए, क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो हमें प्रोडक्टिविटी पे ही रहना चाहिए, तो फिर वरना हम प्रोडक्टिविटी टॉपिक से ही उधर डाइवर्ट हो जाएंगे। तो फिर देखो एक बार कैम प्लांट्स देख लो। कैम प्लांट्स, मेरा जो कैम प्लांट्स होते हैं ना, ये हमारे सक्लेंट्स होते हैं सारे बेसिकली, ठीक है, जो कहाँ मिलते हैं, हमें एरिड रीजन्स में मिलते हैं। तो कैम प्लांट्स की खासियत होती है, ये क्या करते हैं, ये अपने लॉसेस को बचाने के लिए कार्बन फिक्सेशन इन्होंने अडेप्टेशन की है। ओके 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 ओके, आई टेक केयर, ठीक है। ये वाले प्लांट्स क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी क्रेसुलेशियन, कैम होता क्या है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कौन शो करते हैं हमें, डेजर्ट प्लांट शो करते हैं, ठीक है, या फिर एरिड रीजन वाले प्लांट्स। तो जो यहाँ वाले प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सक्लेंट्स होते हैं। इन्हें क्या चाहिए होता है, फ्लैशी टिश्यू चाहिए होता है, क्योंकि ये क्या करके रखते हैं, अपना जो स्टोर्ड मटेरियल है उसको वैक्यूल्स के अंदर क्या रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अभी इसमें जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ सिर्फ वही याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है कैम पाथवे, जो कौन शो करते हैं, हमारे एरिड कंडीशंस वाले प्लांट या डेजर्ट प्लांट्स। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं, डे नाइट में क्लोज ही रहते हैं, बट कब खुलते हैं, नाइट में खुलते हैं। किस लिए, सिर्फ अपनी CO2 को डिफ्यूज करने के लिए या गैशियस एक्सचेंज के लिए, रिलीज करने के लिए। अब देखिए दिन में क्या होता है, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, गैशियस एक्सचेंज करता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, राइट। तो उसी के साथ साथ इवेपोट्रांसपिरेशन में क्या होता है, प्लांट के अंदर के लीफ का पानी क्या हो जाता है,
उड़ जाता है, राइट। तो प्लांट में क्या होता है, स्ट्रेस की कंडीशंस आ सकती हैं, और जैसे कि हम जानते हैं डेजर्ट प्लांट्स में ऑलरेडी पानी की प्रॉब्लम होती है, राइट। तो जब गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, पानी का भी सारा लॉस हो जाएगा, राइट। तो इस वाली जो कैम पाथवे है, इन्होंने क्या अडॉप्ट किया है मैकेनिज्म, ये क्या करते हैं, अपना जो गैशियस एक्सचेंज होता है ना, वो कब करेंगे, रात में करेंगे। तो इनके स्टोमेटा कब खुलेंगे, ओपन एट नाइट, ठीक है। तो ये डे टाइम में अपने स्टोमेटा नहीं खोलते हैं, रात को अपने स्टोमेटा खोलते हैं, ओके। तो डे टाइम में इनके स्टोमेटा क्लोज्ड रहेंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया था, क्योंकि स्टोमेटा रात को खुलते हैं, फिर ये क्या करते हैं, अपने जो मैलेट फॉर्म होता है ना, हमारा जो मैलेट फॉर्म होता है, हम बता रहे थे अभी कि मैलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस तरीके से ये मैलेट को क्या करते हैं, वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। वैक्यूल में स्टोर करके रखा इन्होंने, इसीलिए इनको क्या चाहिए होता है, इस तरह से अपनी लीफ पे थिक कोटिंग की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हें क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। थिक कवरिंग की जरूरत होती है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आएगा कि सकलेंट्स कौन से प्लांट्स होते हैं और उनको क्या चाहिए होता है, तो हम बोलेंगे कैम प्लांट्स को थिक कोटिंग की जरूरत होती है, क्योंकि वो अपने मैलेट को किस में स्टोर करते हैं, जो मैलिक एसिड होता है उसे अपने वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं, कि जब तक डे टाइम नहीं होता उसके बाद वो अपना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या हुए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कैम प्लांट्स को मैं बोलती हूँ सकलेंट प्लांट्स, कहाँ पे मिलते हैं, एरिड रीजन्स में मिलते हैं या ड्राई रीजन्स में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोमेटा क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज दिन में नहीं करेगा, स्टोमेटा रात को खुलेंगे, ओके। तो जो CO2 है वो अंदर रात में आ जाएगी, और जो बाकी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, डे टाइम में होगा। समझ आया यहां तक, क्लियर है। अभी तक किसी को कोई डाउट, फिर हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके चलो इसके एग्जांपल्स कर लो। तो कैम के एग्जांपल्स हैं जैसे मेरे ऑर्किड्स हो गए, ठीक है। ऑर्किड्स के बाद पाइनएप्पल। और बताइए डेजर्ट में सबसे कॉमन प्लांट कौन सा मिलता है, सबसे मोस्ट कॉमन प्लांट जो डेजर्ट्स में होता है, यस, कैक्टस, ठीक है। तो ये था मेरा कैम पाथवे। इसमें जो मेन पॉइंट्स थे ना, बस वही याद रखने हैं आपको, वरना इसकी हर एक साइकिल में डिटेल में करा देती, लेकिन वो हमें करनी ही नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्या बता रही थी, प्रोडक्टिविटी का पार्ट बता रही थी, ओके। उसके बाद देखिए हम, जस्ट अ मिनट, ओके। तो मैं आपको क्या बता रही थी, प्रोडक्टिविटी बता रही थी, सेकेंड। CO2 इज रिलीज्ड एट नाइट। जो मैंने CO2 और डे नाइट की बात की ना, मेरा मतलब ये था कहने का, जब स्टोमेटा क्या होता है, आप ये बताइए प्लांट को जरूरत किसकी है, ये तो फोटो रेस्पिरेशन के लॉसेस से मैं बचाने की तो बात कर रही हूँ, प्लांट को अल्टीमेटली तो CO2 की जरूरत है ना, CO2 प्लांट से बाहर ना जाए, इसीलिए तो कैम पाथवे अडॉप्ट किया गया है। क्या बताया मैंने, कि कैम पाथवे क्या होता है, एक अडेप्टेशन होती है किसके लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए, कि जो CO2 प्लांट ने अंदर ली है बाहर ना। फिर जो ये मैलेट है ये वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, और जो बाकी का आगे का काम है, इज इट स्टिल ब्रेकिंग, इज माई वॉइस क्लियर नाउ, आई एम रिपीटिंग अगेन। ये देखिए स्टोमेटा रात को खुले हैं, और जो CO2 है वो लीफ के अंदर आया है, ओके फाइन। ये देखिए रात में क्या हुआ, नाइट टाइम में जो CO2 है ये लीफ के अंदर आया, ठीक है। नाइट टाइम में CO2 अंदर आई है लीफ के, ठीक है। फिर देखिए CO2 ने किसके साथ कंबाइन किया,
टाइम था, उसके साथ पीईपी फोस्फोइनोल पायरुवेट जो कंपाउंड होता है उसके साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, मैलेट बना लिया। ठीक है, तो CO2 कब अंदर आई है, रात में अंदर आई है। ठीक है, तो जो मैलेट है ये किसके अंदर पड़ा रहेगा, अब वैक्यूल्स के अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है, कब तक, डे टाइम तक। और डे टाइम में फर्दर क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। ओके, समझ आया अभी मैंने क्या बोला। हमें ना CO2 को बाहर नहीं जाने देना है, इसी लॉस को प्रिवेंट करना है प्लांट को, है ना, इसी लॉस को प्रिवेंट करना है। क्योंकि अगर दिन में खुलेगा प्लांट तो क्या होगा, स्ट्रेस की कंडीशंस आएंगी। स्ट्रेस क्यों आएगा, तो अगर स्टोमेटा खुल रहा है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से पानी भी तो इवेपोरेट हो जाएगा। तो डेजर्ट प्लांट्स में ऑलरेडी वाटर की प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए क्या होता है, इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है। कैसी अडेप्टेशन, वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं, इसीलिए इन्हें हम सक्लेंट्स कहते हैं, है ना। वाटर स्टोरिंग लीव्स होती हैं इनकी, जिसे सक्लेंट कहते हैं। अब हम आगे चलें प्रोडक्टिविटी पे, वापस बैक टू द टॉपिक आए। ओके, लेट्स गेट बैक टू प्रोडक्टिविटी। हमने सारी प्रोडक्टिविटी क्या कर ली थी, खत्म कर ली थी कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ है, राइट। हमने प्रोडक्टिविटी का सारा खत्म किया था कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एनपीपी, जीपीपी, ये सब टर्म्स हमने कर ली थी। उसके बाद देखिए प्रोडक्टिविटी का एक ऑर्डर होता है कि जो इकोसिस्टम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स, उनमें प्रोडक्टिविटी कितनी है। अब ये बताइए जो 70% हमारा अर्थ का सरफेस है वो किससे कवर्ड है, 70% सरफेस किससे कवर्ड है, और बाकी का जो 30% है वो किससे कवर्ड है। अब हम टर्म्स में बात कर रहे हैं, एनपीपी की टर्म्स में, ओके, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में। तो सभी को पता है 70% जो मेरा 70% सरफेस है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। ठीक है, अब आप लोग खुद रिलेट करना है इस चीज को। और जो 30% है वो लैंड है। लेकिन मैं बोलती हूं अगर मेरी टोटल नेट प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर की कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन है। ओके, मैंने बोला जो मेरा पूरा बायोस्फीयर है ना, बायोस्फीयर के अंदर क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा, एटमोस्फेयर भी, हाइड्रोस्फेयर भी, है ना। इकोलॉजी की जो सबसे बड़ी यूनिट है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या था, बायोस्फीयर था, है ना। तो फिर जो बायोस्फीयर है अगर इसकी प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन है, फिर भी मैं बोलती हूँ कि जो ओशियंस है ना, अर्थ के वाटर सरफेस है, इसकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 55 बिलियन टन है। ऐसा क्यों, पता है किसी को ऐसा क्यों है। और जो बची हुई अराउंड 115 बिलियन टन है, जबकि लैंड सिर्फ 30% एरिया है, फिर भी लैंड की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो ज्यादा है। अभी मैंने ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात नहीं की, मैंने कौन सी प्रोडक्टिविटी की बात की है, सिर्फ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो कंज्यूमर लेवल। वेरी गुड, ओके। तो इसका रीजन क्या होता है, ये देखिए हमने पढ़ा था प्रोडक्टिविटी क्या थी, पर यूनिट एरिया, है ना। बायोमास था वो कैसे था, वो मेरा पर यूनिट एरिया था। लेकिन हमें पता है जब जीपीपी ज्यादा होगी तभी तो हमारी एनपीपी ज्यादा होगी, राइट। तो किस पे डिपेंड करती थी जीपीपी, सनलाइट पे। तो जब हम ओशियंस की सरफेस को कंसिडर करते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये मेरी ओशियंस की सरफेस है, तो अराउंड जो मेरा 200 मीटर्स तक ही क्या होता है, फोर्टिक जोन होता है, जहां पे क्या होती है, सनलाइट अवेलेबल होती है। ठीक है, तो जब सनलाइट होगी तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, राइट। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी, पर यूनिट एरिया थी, है ना, एंड पर यूनिट टाइम। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सिर्फ 200 मीटर्स तक ही हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एल्गी कर पाएगी फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे डीप एरियाज में क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। एक रीजन तो ये है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट। अब हमें पता है जो ओशियंस हैं, है ना, तो फर्स्ट रीजन हम बोल सकते हैं सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर हो जाती है एनपीपी के लिए। दूसरी चीज हम कहते हैं कि ओशियंस क्या है, सारा ओपन स्पेसेस हैं, राइट। पूरा ओशियन क्या है, ओपन स्पेसेस। तो अगर हम इसको ऑर्गेनिजम्स के टर्म में कंसिडर करें, है ना, अगर एज अ होल मैं इसकी बात करती हूँ तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एनपीपी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओशियंस क्या है, ओपन स्पेसेस हैं, राइट। तो क्या है, लार्जर वॉल्यूम्स।
अगर हम ऑर्गेनिजम्स को लेके कंपेयर करें, बायोमास की टर्म्स में कंपेयर करें, तो जब हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कम है, और एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। इस तरीके से देखिए, एक ऑर्गेनिज्म इतना एरिया ले रहा है, एक ऑर्गेनिज्म इतना ले रहा है, इस तरीके से पूरा ओशियन फॉर्म्ड है। स्पीशीज हालांकि बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में कंसिडर करते हैं, सनलाइट ने लिमिट कर दिया। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है, ओपन स्पेस। इसका मतलब पर यूनिट लार्जर वॉल्यूम या पर यूनिट लार्जर एरिया हो गया। इसीलिए जो मेरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कैसी हो गई, लो हो गई। अभी तक किसी को कोई डाउट? फर्स्ट रीजन क्या बताया हमने, इरेडिएशन, मतलब जो सनलाइट थी वो लिमिटिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि 200 तक ही फोटिक जोन होता है, नीचे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके। सेकंड मैंने क्या बताया, क्योंकि हमने प्रोडक्टिविटी को क्या पढ़ा था, याद है ना सभी को, कि हमने प्रोडक्टिविटी को डिफाइन किया था कि बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। तो बायोमास की जब मैं बात करूंगी, क्योंकि ओशियंस ओपन वाटर बॉडीज हैं, तो इसीलिए एरिया बहुत ह्यूज हो जाता है, राइट। तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि इनकी एनपीपी क्या होती है, कम होती है। अगर इनकी एनपीपी कम है तो ज्यादा किसकी है, तो हमें इस तरीके से एक ऑर्डर याद करना है। तो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी हमें याद रखना है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी का ऑर्डर याद रखना है। फर्स्ट मेरे आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये पूछेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसा क्या है, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा क्यों है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेरे ट्रॉपिकल डेसिडियस, उसके बाद आते हैं मेरे सवानास, जो कि मेरे वुडलैंड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेम्परेट कॉनिफेरस। टेम्परेट कॉनिफेरस, अभी हम फॉरेस्ट को देख भी लेंगे कि वो कैसे दिखाई देते हैं, ताकि अच्छे से दिमाग में क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और फिर अगर हम बोलें कि सबसे कम प्रोडक्टिविटी जो मेरे लैंडस्केप पे, अगर हम टेरेस्ट्रियल में बात करें, तो किसकी होती है, डेजर्ट श्रब्स की। और इसके बाद आ जाते हैं बिल्कुल ही ड्राई डेजर्ट्स। अब अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेरी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो इस तरीके की होती हैं कि वो स्टेबल रहती हैं। वहां पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इसलिए ज्यादा होती है, वहां पे बायोमास प्रोड्यूस होता है। वो क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक आउटपुट है ना, ये थ्रू आउट द सीजन क्या रहता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। कैसे रहता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। एक बार मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट फैक्टर क्या था, जो यहाँ पे फिजिकल मेरी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे अब रेनफॉल हो रही है, यहाँ पे सनलाइट भी अवेलेबल रहती है हमें, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हाई ग्रोथ रेट होते हैं यहाँ पे। तो हाई ग्रोथ रेट है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। फर्स्ट फैक्टर था मेरा हाई ग्रोथ रेट। किस लिए होता है, फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस में क्या आया मेरा, सारा टेम्परेचर, सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसने किसे फेवर किया, फोटोसिंथेसिस को। अब फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो रहा है, तो ग्रोथ रेट भी क्या हुआ मेरा, हाई हुआ, ठीक है। दूसरा फैक्टर है मेरा न्यूट्रिएंट सप्लाई। यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, अगर ये मेरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई डेड मटेरियल है, राइट, ये ट्री ने डिग्रेड करना स्टार्ट किया, इसके लीव्स ने जो फॉल ऑफ हुए थे यहाँ पे, तो जो ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा वो रेनफॉल की वजह से, मतलब मेरी मॉइस्ट कंडीशंस में क्या होगा, डिकम्पोजिशन भी फास्ट हो जाएगा। अब मुझे पता है जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने लिए थे वो वापस सॉइल में किस फॉर्म में आते हैं, डिकम्पोजर्स ही उनको वापस ऐसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, राइट। तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे, सप्लाई तो ज्यादा होगी ही होगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो भी कैसा होता है, फास्ट होता है, क्योंकि लाइट भी स्ट्रांग होती है और कांस्टेंट वाटर सप्लाई भी मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, राइट। लाइट भी मिलती है और वाटर भी मिलता है, और डिकम्पोजिशन को और क्या चाहिए, सनलाइट मिल रही है अच्छे से, तो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, अपने एक्शन को फास्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है।
और वहीं पे जब हम ड्राई डेजर्ट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या होती है, जो मेरी प्रोडक्टिविटी होती है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा। डेजर्ट्स में हमें पता है क्या कंडीशंस रहती हैं, डेजर्ट्स में पानी लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, तो इसीलिए जो मेन रीजन होता है लो प्रोडक्टिविटी का, यहाँ पे हमारा वाटर हो जाता है। ठीक है, और वहीं मैं अभी मैं ये सब दिखा रही हूँ, सब दिखा रही हूँ ड्यू टू द, यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो ना वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम यहाँ ट्रॉपिक से, ये मेरा इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर से जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, आपने वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए पढ़ा है ना, यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है, मेरा डिग्रेडेशन का रेट कैसा होगा, यहाँ पे रेनफॉल भी हो रही है, सनलाइट भी मिल रही है, तो यहाँ पे ना आप सही बोल रहे हैं, वो आप इस टर्म्स में कह रहे हैं कि जो डेट्राइटस है ना यहाँ पे, उसका डेपोजिशन कम होगा, ऐसा इसीलिए क्योंकि सनलाइट ज्यादा होती है। आप दोनों चीजों से मत कंफ्यूज कीजिए प्लीज। ये देखो, ये मेरा इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक मैटर बन ज्यादा रहा है, राइट, ऑर्गेनिक मैटर बन ज्यादा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, इसका रेट ऑफ डिग्रेडेशन फास्ट है। रेट ऑफ डिग्रेडेशन क्यों फास्ट है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स ऐसे हैं, इसीलिए रेट ऑफ डिग्रेडेशन फास्ट है। यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस नहीं आती बाकी रीजन्स की तरह, कांस्टेंट कंडीशंस मिलती हैं मुझे, कांस्टेंट कंडीशंस, यहाँ पे लाइट भी मिलेगी मुझे और वाटर भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, मानिए अगर ये मैं लेम वैल्यू से कंसिडर करूं, मेरा 100 ग्राम डेट्राइटस फॉर्म हुआ, ठीक है, तो ये 100 ग्राम उतनी ही जल्दी क्या होगा, फास्टली ही तो डिग्रेड करेगा, फास्टली डिग्रेड करेगा। और वहीं अगर यहां से हम पोलर वाले रीजन्स की तरफ मूव करें, ये हम सॉइल में अच्छे से पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होइए। मैंने बस क्या बोला, मैंने प्रोडक्टिविटी की बात करी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, पूरा बायोमास होता है, मतलब ड्राई वेट की कितना मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, ये मेरी क्या होती थी, प्रोडक्टिविटी। अभी हमने प्रोडक्टिविटी को किन टर्म्स में डिफाइन किया था, कि कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करेगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, है ना। आपने इसको किस चीज से जोड़ दिया, कि जब हम इधर वाले रीजन्स में जाएंगे, मतलब जो यहाँ पे टुंड्रा होती है मेरी, वहां पे क्या होता है, डेट्राइटस बहुत ज्यादा डिपॉजिट होता है। क्यों, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं कर रहा होता, डिग्रेडेशन लो हो जाता है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली डिपॉजिट ही तो करेगा। तो आपने इसको इस चीज से लिंक कर लिया। तो मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे, मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे ज्यादा होता है ऑर्गेनिक मैटर, मैंने बोला कि यहाँ पे डिग्रेडेशन फास्टर होता है। इसका मतलब कि जो मेरे प्लांट्स ने लिए थे ना न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म में, वो वापस सॉइल में आ गए, है ना। प्लांट ने क्या किया था, प्लांट ने जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल से लिए थे जिस भी फॉर्म में, वो वापस डेट्राइटस के थ्रू सॉइल में आ गए। इसको तो दूसरे प्लांट्स फिर से ले लेंगे। तो मेरा मतलब बस यही था कहने का, कि उसी तरीके से जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है यहाँ पे फास्टर हो जाती है। अभी क्लियर है, हाँ जी, रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फास्टर हो जाता है, क्योंकि प्लांट ले तो रहे हैं लेकिन उतनी ही जल्दी वो डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वापस से सॉइल में रिलीज भी जल्दी हो रहे हैं। अभी तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ओके, चलिए अब यहाँ पे देखा है तो इसी तरीके से हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में भी बात कर लेते हैं क्या होता है। ये जो मैंने अभी आपको ये बताया है, ये किसने दिया था, ये एज इट इज जो स्केल था, ये विटेकर ने दिया था, कब, 1971 में। ओके, इसीलिए जो आप पूछ रहे थे ना इसके बाद टेम्परेट डेसिडियस या जो भी, ये किसने दिया था, ये हमें विटेकर ने दिया था। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लिखती हूँ, फिर मैं टेम्परेट फॉरेस्ट आएंगे, उसके बाद ओवरऑल में बोरियल फॉरेस्ट आ जाएंगे। मैं विटेकर वाला एक बार आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। विटेकर ने जो दिया था, विटेकर ने 1971 में दिया था, ओके, उसने एस्टिमेट दिया था कि एनपीपी कहाँ पे कैसे होगी। तो अभी हमने जो ऑर्डर पढ़ा वही सेम ऑर्डर है। सबसे पहले अगर ओवरऑल बात करें तो कैसे फॉरेस्ट आएंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ जाएंगे, ओके, उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद बोरियल फॉरेस्ट आएंगे। बोरियल फॉरेस्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, टाइगा भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाना आ जाएंगे। सवाना क्या होते हैं, बेसिकली वुडलैंड्स होते हैं हमारे, ठीक है, वुडलैंड इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बेसिकली ये क्या होता है, मिक्सचर होता है, ओके। इसके बाद आ जाएगा मेरा टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड के बाद आ जाएंगे
टुंड्रा वाला रीजन। ओके, इसके बाद आ जाएगा डेजर्ट स्क्रब। इस ऑर्डर को हमें याद रखना है, और अब तो हम खुद भी रिलेट कर पाएंगे, राइट। और फिर आ जाएंगे एक्सट्रीम डेजर्ट। अभी आपको पिक्चर्स से समझ आएगा कि कौन से फॉरेस्ट किस तरीके से दिखाई देते हैं, तो आप उसको बेटर लिंकअप कर पाओगे। ठीक है, तो विटेकर ने ये एनपीपी का ऑर्डर दिया था, ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी होगी एनपीपी मेरी, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की होगी। उसके बाद मेरे टेम्परेट फॉरेस्ट की होगी। उसके बाद बोरियाल फॉरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइगा भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरे मिक्सचर फॉरेस्ट, जिसमें क्या होते हैं, वुडलैंड्स भी होते हैं और ग्रासलैंड्स भी होते हैं। उसके बाद आएंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, इसके बाद आएंगे मेरे कोल्डर रीजन्स वाले टुंड्रा या फिर एल्पाइन फॉरेस्ट, राइट, नीडल वाले लीव्स। उसके बाद आ जाएंगे डेजर्ट वाले स्क्रब, एंड देन एक्सट्रीम डेजर्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से हमें जो मरीन वाला ऑर्डर है वो भी याद रखना है। मरीन में क्या बोलेंगे हम, हमें पता है कि जो कोरल रीफ्स हैं ये रिचेस्ट इकोसिस्टम होते हैं। तो अगर आए कोरल रीफ्स या एस्चुरीज, सबसे ज्यादा होंगे इनके अंदर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद आएंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के। उसके बाद हम बोलेंगे ओपन ओशियंस। ठीक है, हमने बोला था ना ओशियंस की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत लो है, जिसके हमने अभी रीजंस भी पढ़े हैं। अब इसमें देखिए, हमें पूरा जो कोरल रीफ्स है ये पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तब आपको समझ आएगा कि कोरल रीफ्स के अंदर क्या होता है, किस तरह से म्यूचुअलिज्म एग्जिस्ट करता है। हमारी जो जूजैंथली है वो सिलेंड्रेट्स के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में होती है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो कोरल्स होते हैं। और वहीं पे एस्चुरीज में हम पढ़ेंगे कि जब हमारी फ्रेश वाटर बॉडीज जाके मिलती हैं हमारी मरीन वाटर बॉडीज जैसे सी वगैरह के अंदर, तो जो ये रीजन बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल इकोसिस्टम वाला, इकोटोन्स बनते हैं, राइट। तो ग्रेडियंट आता है यहाँ पे, जो सरवाइव कर पाएंगे वो मिक्सचर जो ब्रैकिश वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव करेंगे। इसे हम एज अ होल टॉपिक लेंगे, अभी के लिए ऑर्डर याद रखिए। ठीक है, उसके बाद मेरे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद ओपन ओशियंस। ओके, तो अभी एक बार डायग्राम में देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास भी है, नेहा मैम की क्लास है, तो एक बार ये देख लो। शेयर, ये देखिए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, हमारे ऑर्डर में कौन आते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो ना किस तरह से हमारा ये वाला इकोसिस्टम है, यहाँ पे रेनफॉल भी ज्यादा है, इसीलिए जो मैटर है वो उतनी ही जल्दी डिग्रेड भी करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अभी स्क्रीन विजिबल है? आर यू एबल टू सी नाउ? इज इट विजिबल? ओके, तो फर्स्ट हमने कहां से स्टार्ट किया? Are you able to see my screen now? Can you see now? Can you see now? ओके, तो ये मेरे टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। ठीक है, अभी दिखाई दे रही है ना स्क्रीन अच्छे से? ओके, just give me a second, just a second.
तो अभी हम ऑर्डर देखेंगे वापस से कैसे हमारे फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या थे, हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेट फॉरेस्ट। थर्ड मैंने बताए थे बोरियाल फॉरेस्ट। और उसके बाद क्या पढ़ा हमने, सवाना पढ़े, राइट। उसके बाद हमने देखे मेरे टेम्परेट ग्रासलैंड। उसके बाद टुंड्रा, और लास्ट में जो मेरे आ जाते हैं वो होते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको पीडीएफ, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे तो इसीलिए पीडीएफ नहीं दिख पाई थी। अभी आई एम शोइंग यू वंस अगेन। अब देखिए, अब दिख रही है ना मेरी स्क्रीन, अब दिख रही होगी आई गेस अच्छे से सभी को। तो ये देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये हर सीजन्स में क्या रहेंगे, कांस्टेंट कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, राइट। लाइट भी रहेगी और टेम्परेचर भी रहेगा, ठीक है, मेंटेन टेम्परेचर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टेम्परेट फॉरेस्ट पे। ये देखिए हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, दिख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हमारी ट्रीज किस तरीके से स्कैटर्ड हैं। एंड नेक्स्ट हम बोल रहे थे जो हमारे बोरियाल फॉरेस्ट हैं, जिनको हम बोल देते हैं टाइगा भी बोलते हैं, ओके। उसके बाद आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। उसके बाद टुंड्रा कौन से होते हैं मेरे, जो जहां पे फ्रोजन कंडीशंस होती हैं या एल्पाइन कंडीशंस वाले, ओके, ये होते हैं टुंड्रा। बेसिकली ये ट्रीलेस होते हैं टुंड्रा, राइट। इसीलिए यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग मैटर क्या होता है, यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। जिस चीज से आप इसको लिंक कर रहे थे ना, वो ऐसा होता है, यहाँ पे डेड डिकेइंग मैटर क्या होता है, ज्यादा प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो डिग्रेड नहीं कर पाता, किसकी वजह से, एब्सेंस ऑफ सनलाइट की वजह से। ज्यादातर टाइम में जो ये वाले फॉरेस्ट होते हैं ना, कोल्डर क्लाइमेट्स वाले, ये क्या रहते हैं, हमारे एयर से, मतलब उससे आइस से ही फ्रोजन रहते हैं, राइट। इसीलिए मैंने बोला टुंड्रा में क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो क्या होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, वो डिग्रेड नहीं करेगा आसानी से, ओके। उसके बाद ये डेजर्ट स्क्रब कुछ इस तरीके के फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीम डेजर्ट्स में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए कोरल रीफ्स ये होते हैं, ये ब्यूटीफुल जो ये सुंदर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे कोरल्स हैं। उसके बाद एस्चुरीज ये होती हैं। एस्चुरीज में बताया ना, यहाँ से जब रिवर आके क्या करती है, फ्रेश वाटर की कोई बॉडी आके सी में मिलती है, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी आसपास की और जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे होंगे, ब्रैकिश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, राइट। तो दोनों तरह के जो होंगे वो सरवाइव कर पाएंगे, सॉल्ट वाटर वाले भी और मरीन, आई मीन फ्रेश वाटर वाले भी, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जब हम अभी पढ़ेंगे ना, हम सी में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल राइज होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। इस तरीके से जो लैंड के पास वाला एरिया होता है, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे क्या होती है, ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, ओके। इसके बाद लास्ट हमारा कौन से आ जाएंगे, ओपन ओशियंस। मैंने बताया ओपन ओशियंस में क्या है, देखिए कितने बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस वजह से क्या हो जाती है, हमारी एनपीपी कम हो जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके बाद हम डिकम्पोजिशन स्टार्ट करेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, मैं रिपीट करती हूँ। ओके, किसी को कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज अभी पूछ लेना, ठीक है। फिर हम एंड कर रहे हैं क्लास को। ओके।